नमस्कार विद्यार्थियों। ये कक्षा 8 विज्ञान का पेपर है जो 2023 में हुआ था, सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए इसको हल करते। देखो, प्रश्न अगली साल 2023 में किस प्रकार आए थे, कैसे आए थे। वैसे आपको प्रश्न पत्र देते नहीं है, लेकिन ये हो सकता है विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए हो, उनको कोई भी कौन से प्रश्न आए थे उस आधार पर बनाया हो। ठीक है, तो इसको एक बार हल कर देते हैं कि अगली साल 2023 में इस प्रकार से प्रश्न आया था और ये सॉल्व पेपर है, उत्तर सही थे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है। अ है कोयला, ब है पेट्रोलियम, स है प्राकृतिक गैस, द है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है वो उपरोक्त सभी। प्रश्न दूसरा है, अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है। अ है अमीबा, ब है पैरामीशियम, स है हाइड्रा, द है प्लेजामोडियम में। इसका जो सही उत्तर है वो है स, हाइड्रा में। तीसरा है, निम्न में से नर पुरुष हार्मोन है। अ है एस्ट्रोजन, ब है थायरोक्सिन, स है टेस्टोस्टेरोन, द है पिट्यूटरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न संख्या चौथा है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। वह है कार्बन डाइऑक्साइड, ब है कार्बन मोनोऑक्साइड, स है सल्फर डाइऑक्साइड और द है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, ब। प्रश्न संख्या 5, तड़ित चालक का उपयोग करते हैं। वह है मानव स्वयं को बचाने के लिए, वह है बड़े बड़े भवनों को बचाने के लिए, स है जल स्रोतों को बचाने के लिए, द है पक्षी को बचाने के लिए। तो पांचवे का जो सही उत्तर है वो है ब। बड़े बड़े जो भवन होते हैं, घर होते हैं, उनको जब बनाते हैं तो तड़ित चालक से बचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या छठा है, जो फिलहाल जो आपके अध्याय है, पाठ है, तो पाठ हटा दिए गए हैं। तो ये पहले आया था, अभी पाठ्यक्रम से हटा दिए गए। अभी आपके टोटल 13 पाठ है विज्ञान में और 13 ही पाठ है हिंदी में। बाकी आपके जो पाठ है उनको हटा दिया गया था, ये प्रश्न डिलीट किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, मनुष्य के शरीर में अंतस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का नामांकित चित्र कीजिए। ये चित्र बनाना मनुष्य का, और इसके अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उनको नामांकित करने का मतलब होता है उनके नाम लिखनी है। जैसे ये पीयूष ग्रंथि है, थायरॉक्सिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। क्योंकि विज्ञान में प्रश्न आएंगे नामांकित वाले, और आप नामांकित करना बहुत जरूरी है क्योंकि नामांकित करने के भी नंबर मिलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, अलैंगिक जनन वह जनन जिनमें केवल एक ही नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। और इनकी जो विद्या है वो 2 है, मुकुलन और द्विखंडन। प्रश्न संख्या अगला है 9 नंबर, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए श्रवणकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। तो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए श्रवणकार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं, क्योंकि वह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है। जिससे क्या होगा कि जो स्वर्णकार यानी जो सोनार होता है वो आभूषण बनाता है, तो जो भी उसको जो आकृति देना चाहता पिघला पिघला कर उस आकृति को वो दे देता है। प्रश्न संख्या 10, भू संपर्कण से आप क्या समझते हैं। भू संपर्कण व्यवस्था क्यों की जाती है। उत्तर, किसी आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भू संपर्कण कहते हैं। इस व्यवस्था द्वारा इमारतों को विद्युत धारा के हिसाब से लगने वाले विद्युत झटकों से
बचाया जाता है। ये इसलिए जैसे कि कोई घर है तो करंट वरंट लग जाता है, या और तड़ित की बात करें बिजली वगैरह गिरती है, उस प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो भी करंट वगैरह होता है जमीन के अंदर चला जाता है। प्रश्न संख्या 11, शोर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। यह भी आपके पाठ से हटा दिया गया है। ये प्रश्न 12 सत्य असत्य वाले हैं, इसको आप देख लेना, ये जो भी है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। ये भी खाली जगह है। प्रश्न संख्या 13, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए। तो ये जो नया आपके चौथा पार्ट है वो हटा दिया गया है, उसमें से लगभग उसमें से है प्लास्टिक वगैरह। ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान करना है यहाँ पे। तो पेट्रोलियम पहले का बता रहा है, दूसरे का डी, इस प्रकार से तो पहले का बी पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। दूसरे का डी बिटुमेन को पेंट निर्माण के लिए काम में लिया जाता है। तीसरे का एलपीजी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और चौथे का सी अक्षय प्राकृतिक संसाधन सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 15, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ये जो प्रश्न है 4, उनमें एक शब्द में उत्तर है। जैसे वह जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही विलुप्त हो सकती है कहलाते हैं। तो संकटतापन जंतु कहलाते हैं, जो आप रेड डाटा बुक में भी पढ़ते हो। फिर दूसरा है वन्य प्राणी जंतु, जहाँ सुरक्षित एवं संरक्षित रहते कहलाते हैं वन्य प्राणी उद्यान। भारतीय विशाल गिलहरी का नाम विशन। भारत के प्रथम आरक्षित वन का नाम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न 16 जो आपके कोशिका वाला पार्ट है, उस वहाँ से इसको हटा दिया गया है पार्ट को। प्रश्न संख्या 17, बल को परिभाषित कीजिए। संपर्क व असंपर्क बल का एक उदाहरण देना है। बल क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, अभिकर्षण या खिंचाव, अपकर्षण को बल कहते हैं। संपर्क बल का उदाहरण है घर्षण बल, और असंपर्क बल का उदाहरण है चुंबकीय बल। प्रश्न संख्या 18 है, वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं, समझाइए। और इसी में ये 18 का अ है और ये ब है। ब प्रश्न कह रहा है कि बर्फ से ढके रास्तों पर रेत क्यों डाली जाती है। तो पहले प्रश्न अ को देखते हैं कि वाहनों के टायर खांचेदार क्यों बनाए जाते हैं। अ, टायर की सतह को खुरदरा बनाने में घर्षण बढ़ जाता है, जिससे टायर की सड़क के साथ पकड़ अच्छी हो जाती है और वाहन को फिसलने से रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या ये ब है, बर्फ से ढके। तो इसका है कि रेत डालने से घर्षण बल बढ़ता है और सुरक्षित तरीके से बर्फ से ढके रास्तों पर वाहन चल पाते हैं। प्रश्न संख्या 19, निम्न वाद्य यंत्रों को उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित करते हैं। क है ढोलक, ब है सितार, क है बांसुरी, क है वीणा। ढोलक तानित झिल्ली, सितार तानित तार, बांसुरी वायु स्तंभ, वीणा तानित तार। प्रश्न संख्या 20, विद्युत लेपन से आप क्या समझते हैं। इसके 3 उपयोग लिखिए। विद्युत लेपन, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने यानी चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। अगर कोई पदार्थ है और किसी अन्य की लेप चढ़ाई जाती है, जैसे कई बार ये सोनार होते हैं तो वो कोई चांदी की चीज़ें है तो वैसे ऊपर लेप चढ़ा दिया, जैसे चांदी का लगता है, सोने जैसा लगता है, इस प्रकार से। इसका उपयोग क्या होता है, मूल धातु को संकर्षण से बचाने के लिए। दूसरा है आकर्षण दिखाने के लिए तथा महंगा प्रतीत कराने के लिए। तीसरा है क्रोशों से बचाने के लिए। इनके उपयोग है। प्रश्न संख्या 21 वही पाठ से हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 22, उर्वरक क्या है, अधिक उर्वरकों के उपयोग से क्या क्या हानियां हैं। बी है खाद क्या है, इसके क्या लाभ है। तो चलिए फिर अथवा में भी प्रश्न है, तो चलिए पहले इनको देखते हैं उर्वरक का। तो उत्तर ए उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में
किया जाता है। तो पहले तो बात करते हैं उर्वरक। उर्वरक दो प्रकार के होते हैं जिसको हम खाद कहते हैं। तो ये जो उर्वरक इसकी बात करें, ये रासायनिक खाद है। उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। जो रासायनिक खाद की बात करें तो यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनके लाभ है। उर्वरक के उपयोग से हमें गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इसके जो लाभ है, उर्वरक के उपयोग से हमें गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों का अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब उर्वरक के अधिक उपयोग से हानियाँ क्या आती है? इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। ये जल प्रदूषण भी करते हैं। मिट्टी में इसमें ह्यूमस भी प्राप्त नहीं होती है। बात करते हैं बाकी जो प्रश्न दबाव है। खाद ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट, पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। जैविक खाद को उर्वरक की तुलना में अच्छी मानी जाती है। खाद के उपयोग से हमें निम्न लाभ मिलते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यह मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायक है। अब इन प्रश्नों की बात करते जो अथवा में है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन, और वह है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इनके उत्तर एक बार थोड़े देख लेते हैं। सिंचाई उचित समय एवं विभिन्न अंतराल में खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विद्या है, जिसमें छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है। फिर बी का बात करते हैं। खरपतवार में अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे जो खेत में बोई गई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। ये प्रश्न मोस्ट है कि खरपतवार क्या होती है? तो पौधों के साथ अवांछित पौधे जो उग जाते हैं या फसलों के साथ अवांछित पौधे उग जाते हैं, वही। अब खरपतवार पर नियंत्रण कैसे करना है उस बारे में देखते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण इसके लिए खेत की निराई करते हैं। इस प्रक्रिया में ऐसे पौधों को खेत में से हटा देते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियाँ काम में लेती है। पटेले या हेरों द्वारा खरपतवार को हटाना और रसायनों का उपयोग करना। जब फसल की बुआई से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ से उखड़ जाती है। आजकल जैसे ट्रैक्टर वगैरह आया तो उनका भी उपयोग करते हैं, क्योंकि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। तो नए नए खेती के लिए सामान आए हैं, जिसके अंदर कल्टीवेटर है वगैरह वगैरह। फिर रसायन उपयोग जो यहाँ पे लोग दवाई वगैरह छिड़काते हैं। प्रश्न संख्या 23। नीचे दिए गए गुणों के आधार पर धातु अधातु में अंतर बताइए। तो ये भी है आपके उसमें से पाठ्यक्रम में से मतलब हटा दिए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 24 की। परावर्तन क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? परावर्तन के नियम लिखो। अथवा में प्रश्न है मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और ब है आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे समझाइए। तो आप पहले परावर्तन का देखिए। उत्तर: परावर्तन दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह प्रकाश ऊर्जा स्पर्श टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस परिघटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के प्रकार। प्रकाश का परावर्तन का निम्न दो प्रकार होता है। एक है नियमित परावर्तन, जिसकी ये परिभाषा दी हुई है। इस प्रकार से इसका ये छाया चित्र है। और दूसरा है विसरित परावर्तन, तो ये इसका उत्तर है। इसकी परिभाषा इसके साथ में ये इसका चित्र भी। फिर परावर्तन के नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक परस्पर आपतित बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। जब इनको पढ़ाते हैं तो अलग अलग तरीके से उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की जाती है। तो बहुत ही अच्छा पाठ है, ज़्यादा इतना कोई हार्ड है नहीं। इस प्रकार से ये है समतल दर्पण है। इसके अंदर जो अभिलंब वगैरह, परावर्तित किरण किस प्रकार आपतित किरण में किस प्रकार परावर्तित किरण प्रभावित होती जो भी है। फिर ये मानव नेत्र का चित्र है। चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है।
आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे? तो ये लगभग 7 बिंदु है, तो आप इनको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनमें से आप याद करो, बहुत काम के हैं और अपने जीवन में भी इन चीज़ों को अपनाओ। ये जो है प्रश्न संख्या 25 है, ये भी इस सिलेबस में से आपके हटा दिया गया है। इसी के साथ ये पेपर यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब की बार आपके लिए बहुत ही बड़ा है कि भाई आपके 13 ही पार्ट है और आपको अच्छी तैयारी करनी है कि आपको 13 पार्टों में से अधिक अंक मिले आपको, और इसी इसी प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप और तैयारी करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।